समाजवादी पार्टी के साथ एमपी और यूपी में सीटों के बंटवारे का ऐलान करने के बाद अब कांग्रेस और आप के बीच भी सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। अब इसका कभी भी ऐलान हो सकता है। कांग्रेस और आप के बीच ये गठबंधन दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और गोवा में होगा। पंजाब को लेकर पहले ही कांग्रेस और आप के बीच सहमति बन चुकी थी कि दोनों ही दल यहां आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि पंजाब में बीजेपी पहले से ही बेहद कमजोर है। अकाली दल भी अब मजबूत नहीं बचा है। राज्य में कांग्रेस और आप के बीच ही मुख्य मुकाबला है। ऐसे में दोनों ही दल पंजाब को छोड़कर बाकी जगह मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं और जिस फॉर्मूले पर सहमति बनी है उसमें दिल्ली में कांग्रेस 3 और आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में कांग्रेस के खाते में पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक और उत्तर पूर्व दिल्ली की सीट आई है। दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीट देने के बदले में आपने कांग्रेस से 3 राज्यों की 4 सीटें मांग ली है, जिसमें गुजरात से 2, हरियाणा और गोवा से 1-1 सीट कांग्रेस आपको देगी। ये समझौता दोनों ही दलों के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि गुजरात और गोवा के विधानसभा चुनावों में आपने ही कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में साथ मिलकर चुनाव लड़ने से दोनों ही दलों को फायदा होगा। साथ ही दिल्ली में आप और कांग्रेस दोनों का वोट बैंक एक ही है। ऐसे में अलग अलग लड़ने पर दोनों को ही नुकसान होने की संभावना थी, लेकिन अब गठबंधन के चलते बीजेपी बड़े नुकसान में जाते दिखाई दे रही है। 2019 में बीजेपी ने दिल्ली, गुजरात और हरियाणा की सभी सीटें जीत ली थी, लेकिन अब कांग्रेस और आप के गठबंधन के चलते बीजेपी के लिए आधी सीटें बचाना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अब इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे में तेजी आई है, उससे बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में 400 सीटों पर सीधी लड़ाई का मैदान तैयार हो रहा है, जिससे बीजेपी को 100 सीटों के अंदर समेटने की इंडिया की रणनीति कामयाब होने की उम्मीद। मुद्दे पर खुलकर सरकार की मुखालफत करने वाले और पुलवामा मामले पर सनसनीखेज खुलासा करने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मोदी सरकार इतनी घबरा गई है, उनके खिलाफ ही केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया है। सत्यपाल मलिक ईवीएम के मुद्दे पर जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे। उससे पहले ही सीबीआई ने उनके आवास पर छापा मार दिया। जम्मू कश्मीर के कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने ये छापेमारी की है। सीबीआई ने गुरुवार सुबह पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दिल्ली स्थित आवास और दफ्तर की तलाशी ली। इसके साथ ही केंद्रीय एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में भी 30 ठिकानों पर छापा डाला। वहीं मामले पर सत्यपाल मलिक का बयान भी सामने आ गया है। सत्यपाल मलिक ने ट्विटर पर अब जिस तरह से पूर्व राज्यपाल ने मोदी सरकार पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है, साफ तौर पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। चुनाव से पहले विरोधियों पर शिकंजा कस रही सरकार की बौखलाहट भी अब दिखाई पड़ी। मोदी सरकार की तानाशाही के चर्चे आम हो गए हैं। अब देश विदेश में मोदी सरकार की करतूतों का भांडा फूट गया है। मोदी सरकार देश में लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी छीनने का काम कर रही है। सरकार के खिलाफ बोलने वालों के अकाउंट्स पर बैन लगवा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने एलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से कुछ अकाउंट और पोस्ट हटाने का आदेश दिया। एक्स ने अपने ग्लोबल गवर्नेंस अफेयर्स अकाउंट के माध्यम से बताया, भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी किए हैं, जिसमें कुछ एक्स अकाउंट खातों और पोस्टों की कार्रवाई करने की बात कही गई है। साथ ही सख्त चेतावनी भी दी गई है। इस आदेश के बाद एक्स ने इन खातों और पोस्टों को केवल भारत में रोक दिया है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म ने यह भी कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं, इसलिए ये पोस्ट और अकाउंट सिर्फ भारत में नहीं दिखेंगे। हमारा मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को मिलनी चाहिए। अब इसे लेकर दावा ये भी किया जा रहा है कि इनमें से अधिकतर अकाउंट किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे। और इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी सैकड़ों अकाउंट और लिंक ब्लॉक करने का आदेश दिया था। एक्स के इस बयान के बाद देश की जनता में, खासकर किसानों में मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ मोदी सरकार किसानों को उनके हक के लिए विरोध प्रदर्शन भी नहीं करने दे रही और अब उनकी आवाज को दबाने की साजिश रच रही है। एक्स के इस खुलासे के बाद अब इन गंभीर आरोपों से मोदी सरकार कैसे बचाएगी अपना दामन, ये देखने वाली बात होगी। ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष लंबे समय से सरकार और चुनाव आयोग से ईवीएम हटाने की मांग कर रहा है। उनका आरोप है कि ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं होते। मोदी सरकार ईवीएम का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तो ईवीएम से छेड़छाड़ का डेमो भी मीडिया के सामने पेश किया था, लेकिन सरकार विपक्ष की मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है।
विपक्ष के नेताओं समेत सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई है। विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से कितनी बार मिलने का समय मांगा, लेकिन चुनाव आयोग ने मिलने से इनकार कर दिया और अब मजबूरन उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तरफ रुख किया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह, महमूद प्राचा समेत अन्य कई जाने माने नाम भी शामिल थे। लेकिन प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार ने अपना खेल खेल दिया। किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली में धारा 144 लगा दी, जिस कारण से यूथ कांग्रेस कार्यालय के पास प्रदर्शन किया गया, लेकिन पुलिस ने यहां से भी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। मतलब सरकार उनकी मांगे भी नहीं सुन रही है और अब उन्हें विरोध भी नहीं जताने दिया जा रहा। लेकिन मोदी सरकार की इस तानाशाही के सामने विपक्ष भी झुकने को तैयार नहीं है। इस दिन से किसान दिल्ली कूच को निकले हैं। शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर किसान और सुरक्षा बलों के बीच जमकर टकराव चल रहा है। एक तरफ किसान संगठन एकजुट हो गए हैं, तो दूसरी ओर हरियाणा की बीजेपी सरकार ने भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर सख्त रुख अपनाया है। बीते दिन किसानों को रोकने के लिए सरकार ने कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद किसान नेताओं की हालत खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और एक युवा किसान की जान भी चली गई, जिसके बाद सरकार के खिलाफ किसानों में आक्रोश बढ़ गया है। किसानों ने 2 दिन के लिए इस आंदोलन को विश्राम कर दिया है। इसके साथ ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। किसान नेता बलबीर राजेवाल ने बताया कि उन्होंने हरियाणा पुलिस और गृह मंत्री पर जान लेने का केस दर्ज करने की मांग की है। शुभकरण की जान जाने की न्यायिक जांच के साथ 1 करोड़ का मुआवजा मांगा है। शुभकरण की जान जाने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने 23 फरवरी को देश भर में ब्लैक डे मनाने की घोषणा की है। बलबीर राजेवाल ने 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत का ऐलान किया है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी 26 फरवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर प्रदर्शन की बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी किसान अपने घर के बाहर हाईवे पर ट्रैक्टर खड़ा कर प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार हर तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। जगह जगह मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता भी सरकार की नीतियों पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी के मुद्दे पर तंज कसते हुए मोदी सरकार के पलटी मारने के बाद बिहार में सियासी पारा गर्मा गया है। एक तरफ बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बिहार में जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में 22 फरवरी को जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने सिवान में नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। तेजस्वी यादव ने जनता को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार पर हमला किया और कहा कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। हम लोगों ने कलम बांटने का काम किया, बीजेपी के लोगों ने तलवार बांटने का काम किया। बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ डस्टबिन भी हो गई है। सभी पार्टी के कूड़ा नेताओं को भी बीजेपी अपने पार्टी में शामिल कर रही है। बाप और गुरु सब बिहार की जनता है। तेजस्वी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी ने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जिस तरह से गड़बड़ी की, ठीक वैसे ही यहाँ के विधानसभा चुनाव में भी की थी। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने राजद को तो जिता ही दिया था। तमाम एग्जिट पोल में राजद पार्टी ने जीत दर्ज कर ली थी। तब ये बीजेपी और एनडीए वालों ने रातों रात वोट में हेराफेरी कर हमारी 10 सीटों में गड़बड़ी की थी। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हम लोगों का विश्वास लेने पहुंचे हैं। नीतीश कुमार के साथ दूसरी बार हम सरकार नहीं बनाना चाहते। मोदी जी ने सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, मोदी जी ने नौकरी छीनने का काम किया। आपको बता दें कि इसी के साथ मंच पर आरजेडी के सदर विधायक सह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी सहित